सेक्शन 16 हमने ओवर किया था। सेक्शन 16 की कुछ कंडीशंस पे हमने बात की थी कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, है ना। आपके नोट्स में ना देखो ये नहीं लिखा होगा, सेक्शन 16(6) नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। दिस इज अ, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। ये अमेंडमेंट है फॉर जून 25 दिसंबर 25, जून 25 दिसंबर 25 के लिए अमेंडमेंट है। यानी सेक्शन 16 की कंडीशन में एक और प्रोविजन एड ऑन हुआ है। आप आगे आ जाओ। हाँ, ये नहीं तो ये बीकॉम आपको बेचैन करके रखेगा। आगे आ जाओ, इनको आगे बुलाओ, ठीक है। विनीत आपको बैठना है जाके संजम के पास, आप भरत के पास कंफर्टेबल हो, ठीक है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ मीत के पास इधर, या यहाँ बैठना है केशव के पास, दैट इज ऑल्सो ओके। यहाँ बैठोगे, आज वो नहीं आए गौरव, नहीं पारस नहीं, छुपा हुआ नहीं है, मुझे नहीं दिखा। तो अभी हम एक नई कंडीशन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 16(6), और ये एक अमेंडमेंट है जून 25 दिसंबर 25 के लिए। मीन सेक्शन 16 में एक कंडीशन और एड ऑन हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ओके, अभी क्या कंडीशन है, ये क्या लिखा है देखिए। इफ अ पर्सन्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड, यानी आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, आपके किसी कंडीशन, आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब डिपार्टमेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है आप स्यूमोटो अपने आप जाओगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने, दैट इज वन ऑप्शन। अदर थिंग, डिपार्टमेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। डिपार्टमेंट आपका पढ़ लो, ठीक है। देखो, अब जो रिजल्ट बीकॉम का छप गया वो तो छप गया, उसमें कुछ बदल जाएगा क्या? आप उसे 3 बार देखो या 6 बार, ठीक है। गुस्से भरी नजरों से देखो या प्यार भरी नजरों से, कुछ नहीं बदलेगा उसमें। वो आपके इमोशन समझ ही नहीं रहा, रिजल्ट छप गया, अब ये पढ़ लो, नहीं तो ये भी जाएगा सर के ऊपर से, ठीक है। फोन रख दो अन्नू की टेबल पे, ओके, ठीक। तो अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है, कैंसिल कैसे हुआ है, या तो आपने खुद ने अप्लाई किया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, या डिपार्टमेंट ने, प्रॉपर ऑफिसर ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, दोनों में से कोई भी कंडीशन हुई। अब बाद में वो रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया। देखिए, दो बातें हैं, एक है कैंसिलेशन, एक है रिवोकेशन। ठीक है, कैंसिलेशन मतलब मर गया, रिवोकेशन मतलब वापस जिंदा हो गया। तो एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ, रीजन बिहाइंड इट, आपने ना अगर लगातार 6 महीने तक अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ठीक, अभी आपने पाप कर दिया, अभी आप अपने पाप धो दोगे तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। आपने वो रिटर्न्स वापस भर दिए तो डिपार्टमेंट आपके कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा। कैंसिलेशन रिवोक करना मतलब कैंसिलेशन को कैंसिल कर देना। अगर कैंसिलेशन को कैंसिल कर दिया मतलब वापस से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाएगा। तो रिवोक कर देना मतलब वापस आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर देना। कैसे रिवाइव होगा? या तो आपने जो गलती की उसे सुधार दिया, और बाय एन अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या कोर्ट, या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक हो गया। And the time limit for availment of ITC under section 16(4), ठीक है। Time limit for availing ITC under section 16(4) has not expired as on the date of order of cancellation of registration। इसका मतलब, मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल किया था, हमारा 1 मई 2025 हमारी क्या थी, डेट ऑफ इनवॉइस। इस ये इनवॉइस था हमारा 1 लाख का था, और इसके ऊपर
18,000 जीएसटी था, यानी बिल बना था 1,18,000। ठीक है, इस 18,000 रुपए की हमें क्या मिलेगी? आईटीसी मिलेगी। कंडीशन जो अभी तक हमने पढ़ी, आप टैक्सेबल पर्सन है, बिजनेस के लिए ले रहे हैं, आपने 180 दिन में पेमेंट किया होना चाहिए, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए, सारी कंडीशंस पूरी हुई और आपने इस 1 मई 2025 की इनवॉइस की आईटीसी आपको ले लेनी है। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि ये आईटीसी लेने की लास्ट डेट, या यूं कह दूं व्हाट इज दी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ये कौन सा साल है हमारा? फाइनेंशियल ईयर क्या है? 25-26 है ना? ठीक है, तो आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर 2026 और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न मान लेते हैं, एनुअल रिटर्न भरा है 31 अक्टूबर 2025 को, ये क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। हमने क्या उठाया था, इसमें से क्या लेना है हमें? विच एवर इज अर्लियर। यानी आप इस 1 मई 2000 सॉरी आप इस 1 मई 2025 के इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक ले सकते हो? 31 अक्टूबर 2026, है ना? ये लास्ट डेट है, इस तारीख तक आप इस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी ले सकते हो। अब हुआ क्या कि 31 जुलाई 2026 को इस टैक्सेबल पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो गया था? कैंसिल। 31 जुलाई 2026 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया था। ठीक है, जिस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उस दिन तक क्या इस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी लेने की डेट एक्सपायर हो गई थी क्या? नहीं, आईटीसी लेने की डेट एक्सपायर नहीं हुई। ठीक है, ओके। बट 31 जुलाई 2026 को क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते ही इसका मतलब ये व्यक्ति नो मोर, अब ये टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं। आईटीसी कौन ले सकता है? टैक्सेबल पर्सन ले सकता है। 31 जुलाई 2026 से तो ये टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं। अभी तक इसके पास ऑप्शन था अक्टूबर 26 तक आईटीसी लेने का, लेकिन उसके पहले ही क्या हो गया? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे कि सेक्शन 16(6) ये कहता है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन ऑर्डर आया उस दिन तक आपकी आईटीसी लेने की लास्ट डेट एक्सपायर नहीं हुई थी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आईटीसी बाद में भी ले सकते हो। बाद में कब लोगे? अभी आपका 31 जुलाई 2026 को टैक्सेबल पर्सन ऊपर गया, अब जब उसको दोबारा जीवन दान मिलेगा, दोबारा जीवन दान मतलब उसका कैंसिलेशन दोबारा से रिवाइव होगा, तो आप आईटीसी वापस से ले सकते हो। इसका मतलब ये कंडीशन ये कहना चाहती है कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होने के कारण किसी रीजन से आपने आईटीसी नहीं ली थी, बट आपकी आईटीसी लेने की लास्ट डेट अभी एक्सपायर नहीं, आप ले सकते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो गया इसलिए आप नहीं ले पाए, तो बाद में आप उस आईटीसी को दोबारा से अवेल, दोबारा तो नहीं बोलूंगी, पहली बार ही अवेल कर रहे हैं ना हम, तो आईटीसी ले ही नहीं पाए थे क्योंकि कैंसिलेशन हो गया था, तो बाद में आप उस आईटीसी को ले सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा रिवाइव हो जाता है तो। ठीक है, क्या अब क्या बोला कि द रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी ऑन सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन एनी रिटर्न फाइल्ड विद इन। ठीक, यानी हम ये कौन से इनवॉइस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1 मई 2025 का इनवॉइस जिसके ऊपर कितनी आईटीसी बनती थी? 18,000 की। हम कब तक ले सकते थे? 31 अक्टूबर 2026 को। नहीं ले पाए, क्यों? क्योंकि 31 जुलाई 2026 को जीएसटीआईएन को क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा जो आईटीसी लेने का क्लेम है वो जिंदा है। कब ले पाएंगे? जब ये रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, यानी जब आपसे आपके कैंसिलेशन को गवर्नमेंट दोबारा से रिवोक कर लेगी तब आप ले सकते हो।
कब तक ले सकते हो, उसके बाद कब तक ले सकते हो? रेगुलर टाइम लिमिट फॉर सच इनवॉइस और डेबिट नोट अंडर 16(4). 16(4) क्या है? आईटीसी लेने की लास्ट डेट, यानी इस इनवॉइस के ऊपर आप कब तक ले सकते हो? 31 अक्टूबर 2026, जो आईटीसी लेने की रेगुलर डेट है, यही है ना, 31 अक्टूबर 2026, या 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन वापस से जिंदा हुआ उसके कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। मान लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हुआ 30 नवंबर 2026 को, कैंसिलेशन का रिवोकेशन कब हुआ? 30 नवंबर 2026 को। हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हुआ था? जुलाई में। वापस से रिवाइव कब हो गया? नवंबर में। इससे 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 दिसंबर 2026, विच एवर इज लेटर। विच एवर इज लेटर मतलब आप कब तक ले पाओगे? दिसंबर 26 तक। वैसे कायदे से तो डेट कब खत्म हो गई थी? अक्टूबर में खत्म हो गई थी, लेकिन इस प्रोविजन के कारण हमें क्या मिल गया? आईटीसी लेने के लिए एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन क्या मिल गया? या तो आपकी रेगुलर टाइम लिमिट जो आईटीसी लेने की होती है लास्ट डेट वो, या फिर रिवोकेशन से 30 डेज, इसके अंदर अंदर आप आईटीसी ले सकते हो। यानी आप इस इनवॉइस पे इस डेट तक आईटीसी ले पाओगे, आपकी आईटीसी लैप्स नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ना इस प्रोविजन की ना फोटो खींच लो और इसको अपने नोट्स में आप ये डेट लिखना चाहोगे क्या? एग्जाम्पल। अच्छा, पहले आप ऐसा करो, इस एग्जाम्पल को तो मैं वापस से आपको चेंज कर दूंगी, आप पहले इस प्रोविजन की फोटो खींचो। केवल सेक्शन 16(6) की पिक्चर ले लो। अब आप ना ये एग्जाम्पल देख लिख लो। फोटो खींच भी सकते हो, फोटो खींच लो। रेगुलर टाइम लिमिट और 30 डेज फ्रॉम
रिवोकेशन, विच एवर इज लेटर। ठीक है, अब इसमें हमने एग्जाम्पल कैसे लिया, GSTIN, कैंसिल डेट 31 जुलाई 26, कैंसिलेशन रिवोकेशन डेट 30 नवंबर 26, 30 days फ्रॉम रिवोकेशन 30 दिसंबर 2026। हाँ, एग्जाम्पल हो गया। इसमें कोई डेट आपको नहीं समझ में आ रही है तो पूछो। है ना, 3 डेट लिखी है मैंने, GSTIN कैंसिल डेट, कैंसिलेशन रिवोकेशन डेट, 30 days फ्रॉम रिवोकेशन। और क्योंकि अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आने का चांस बनता है। ओके।
देखिए, सुन लो, सुन लो। हाँ, ठीक है। सेक्शन 16 के 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 17 इज दिस इज अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। दो तरीके की सप्लाई होगी, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ठीक है। थंब रूल इज, खून देंगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तभी आपकी इनवर्ड सप्लाई पे आपको आईटीसी मिलेगी। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो आपकी इनवर्ड सप्लाई पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दवाइयाँ, मेडिसिन। ठीक है। मेडिसिन इज अ टैक्सेबल सप्लाई, मेडिसिन को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है, दवाइयों के ऊपर 5% जीएसटी लगता है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दवाइयां बेच रहा है तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई क्या है? टैक्सेबल। क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, इसीलिए उस दवाई की दुकान को चलाने के लिए जो भी इनवर्ड सप्लाई वो करेगा। ठीक है। अभी ना मेडिकल स्टोर वाला क्या इनवर्ड सप्लाई करता है? हाँ, क्या सर्विस देता है? इंजेक्शन लगाता है। फिर क्या इन्वर्ट, वही पूछ रही हूँ, मेडिकल स्टोर वाला क्या इन्वर्ट सब और सुन ही नहीं रहा मुझे, शुभम को ही नहीं सुन रहा है। हाँ, दवाइयाँ खरीदता है और क्या खरीदता है ये बताओ बस। बेचता है तो मुझे पता है, बेचता है तो दवाइयाँ ही बेच रहा है, बस खरीदता क्या है? ऋषभ, मेडिकल स्टोर क्या परचेज करता है? व्हाट इज द इनवर्ट सप्लाई फॉर मेडिकल स्टोर? सुन नहीं रहा मुझको, थोड़ा जोर से स्पीक। बेचने की बात छोड़ो, बेच रहा है दवाइयाँ, खरीदता क्या है? और क्या खरीदेगा? आप एक दवाई की दुकान चलाते हो, आप काउंटर पे बैठे हो, दवाइयां बेच रहे हो। उस दवाई की दुकान चलाने के लिए आपको आपके बिजनेस में क्या क्या इनवर्ट सप्लाई करनी पड़ सकती है? दवाइयां तो खरीदनी है, वो तो बेचोगे तो वो तो खरीद के ही लाओगे। और क्या खरीदोगे? अरे ऋषभ तो एक ही है, आप थोड़ी ऋषभ, बताना, अभी आपका नंबर आएगा। और क्या खरीदेगा दवाई की दुकान चलाने के लिए? और क्या इक्विपमेंट खरीदते हैं? हाँ हाँ, और व्हाट एल्स? ठीक है, ओके। और ग्लूकोन डी भी खरीद लिया, और क्या खरीदेगा? गए हैं कभी दवाई की दुकान पे? गए हैं? गए, कब गए? लास्ट कब गए? कोई बात नहीं। बिजनेस करने के लिए और क्या चाहिए होता है? कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा जा रहा है, कॉमन सेंस लगा के जवाब दें। हाँ, वेरी गुड। स्टाफ चाहिए। अभिनव, कंसेप्ट तो आंसर आता नहीं है अपने को, जोक बहुत मारने आते हैं। फर्नीचर चाहिएगा और कोई भी मेडिकल स्टोर आउटवर्ड सप्लाई करता है इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, एंड फॉर मेकिंग सच आउटवर्ड सप्लाई व्हाट इट नीड्स टू बाय? इनवर्ड सप्लाई इन फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन। ट्रेडर है, दवाइयां खरीद के बेचता है, ट्रेडर है, मेडिसिन खरीदेगा। ठीक है। ऋषभ, आईडीटी का 100 नंबर का टैक्स का पेपर होता है। ठीक है। डीटी में डब्बा गोल हो जाता है तो आईडीटी बचाती है, पर आईडीटी तब बचाएगी, हाँ, आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। गिव एंड टेक।
तो सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट दोगे तो सब्जेक्ट आपको रेस्पेक्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा फिर, है ना। वो हंसेगा आपके ऊपर गर्दन नीची कर करके जोर से, नहीं चाहते ना ऐसा आप, इसीलिए ध्यान से सुने। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? जो दोगे वो मिलेगा, यूनिवर्स का नियम है, ठीक है। जैसे आप किसी को स्माइल देके देखो, स्माइल मिलेगी बदले में आपको, ट्राई किया ऐसा कभी? सो सब अपने अपने अनुभव याद कर रहे हैं, मैंने किसको लास्ट टाइम स्माइल दी थी, मुझे वापस बदले में स्माइल मिली थी या नहीं मिली थी? जैसे देवांश की स्माइल वैसी बहुत अच्छी है। चंचल प्रवृत्ति का बच्चा, ऐसे मन भटक जाता है इनका, कोई बात नहीं। सो फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, अ ट्रेडर ऑफ अ मेडिसिन नीड्स टू मेक सो मेनी इनवर्ड सप्लाई। मेडिसिन खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, पंखा खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, प्रिंटर बिल निकालने के लिए प्रिंटर खरीदेगा, पेन खरीदेगा, स्टेशनरी, ये सब सामान उसको चाहिए। सो क्योंकि मेडिकल जो मेडिसिन है वो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, इसीलिए मेडिसिन स्टोर चलाने के लिए जितनी भी इनवर्ड सप्लाई होगी, चाहे वो उस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो या नॉट डायरेक्टली रिलेटेड हो, उसके ऊपर क्या मिलेगी? आईटीसी मिलेगी। बट लाइक डॉक्टर की सर्विसेज क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। अभी डॉक्टर अपने क्लिनिक को रन करने के लिए हाउसकीपिंग सर्विसेज भी खरीदेगा, एसी भी खरीदेगा, स्टेशनरी भी खरीदेगा, प्रिंटर भी खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा, लेकिन डॉक्टर को उसकी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगी। कारण, जो खून देगा उसे आजादी मिलेगी, जो खून नहीं देगा उसे आजादी नहीं मिलेगी। ओके, नाउ अगली बात करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, कौन बताएगा? आयुष बताएंगे। आयुष, क्या होती है जीरो रेटेड सप्लाई? ऋषभ खुश हो रहा है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मेरा नंबर लगा था, अब तेरा लगा, हम बराबर हो गए दोनों। क्या होती है आयुष आउटवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई? क्या होती है ये? उसी थोड़े बहुत में से पूछा है मैंने जो आप रिवाइज करते हैं। संजम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? एग्जाम, वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है। पार्थ, जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो जीरो रेटेड होती है। अच्छा, ठीक है। आर्ची, जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है। मीत, शायद नहीं होता लॉ में। देवांश, अच्छा, रुक जाओ अभी, बहुत सारे सवाल हैं, अगला पूछेंगे। ठीक है, हाँ देवांश बोलो। ओके, और exports are zero rated supply. Pari, what is the meaning of zero rated supply? That is the zero rated supply. कहाँ पढ़ा था हमने ऐसा? प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था। दिवांश के लिए ताली बजाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड सप्लाई जब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा था, और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई जब हमने पढ़ी थी, तब वहां पे हमने जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात की थी कि जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, या तो फिजिकल एक्सपोर्ट होगा, मतलब जब आप इंडिया के बाहर सामान देते हैं, या फिर सप्लाई टू एसईजेड, वो क्या होती है? जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक, तो जीरो रेटेड सप्लाई पे, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एग्जम्प्टेड। ठीक है, अभी जिन्होंने एग्जम्प्टेड बोला वो ये ना सोचे कि उन्होंने सही बोला। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जीरो रेट ऑफ जीएसटी है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, एंड एक्सपोर्ट्स को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी से माफी दे रखी है। तो जीरो रेटेड सप्लाई को क्या बोलते हैं? वो सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट्स है, और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता।
मींस अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप खून नहीं देते हो, ठीक है, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता। तो फिर कायदा क्या बनता है, जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए जो हमने सामान खरीदा उसके ऊपर कायदा क्या बनता है पारस, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए अगर हम कुछ खरीदे तो हमें आईटीसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड है तो इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलनी चाहिए। बट कहानी में ट्विस्ट, आईटीसी आईटीसी मिल जाती है। जीरो रेटेड सप्लाई इज एन एक्सेप्शन, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिल जाती है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अदरवाइज कोई भी सप्लाई अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। किसको छोड़ दीजिए, जीरो रेटेड सप्लाई को, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट आप लॉयर, वकील साहब, देखिए जॉली एलएलबी, देखिए जॉली एलएलबी 1 एंड 2, ठीक है, मैंने 1 तो नहीं देखी, मैंने 2 देखी है। जॉली एलएलबी 2 में अनु कपूर है, अनु कपूर के ऑफिस में अक्षय कुमार जाते हैं तो वो उन्हें क्या ऑफर करते हैं, चाय बिस्किट या कुछ कॉफी समोसा या कुछ ऑफर करते हैं, होता है ना। वकीलों के ऑफिस में जाओगे तो आपको पानी पिलाई जाएगी, चाय पिलाई जाएगी, समोसा खिलाया जाएगा, क्यों, सर्विस सेक्टर है ना। सर्विस सेक्टर में जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, समोसा खिलाना पड़ेगा, तभी तो आप उसको बताओगे कि भाई अगर हमसे काम नहीं कराया तो फिर ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो लॉयर है ये कौन है, गुड्स बेचता है सर्विस बेचता है, सर्विस बेचता है। तो ये आउटवर्ड सप्लाई क्या करता है, ये सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस देता है, किसी को डिवोर्स कराता है, किसी की शादी कराता है, बहुत सारी सर्विसेज ये देता है। ओके, इस लॉयर को अपना ऑफिस रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनवर्ट सप्लाई करनी पड़ती होगी, इनवर्ट सप्लाई। ओके, एक वकील के ऑफिस में क्या क्या इनवर्ट सप्लाई हो सकती है, स्टेशनरी, फर्नीचर, प्रिंटर, एसी, है ना, पानी की बॉटल्स, चाय के कप, ऐसी बहुत सारी इनवर्ट सप्लाई हो सकती है, ठीक। और मान लीजिए ऑफिस में चाय बनती है, तो चीनी चाय पत्ती भी खरीदनी पड़ती होगी ना, जैसे हमारे ऑफिस में बनती है तो हम चीनी चाय पत्ती भी खरीद के लेके आते होंगे ना। नाउ इनवर्ट सप्लाई दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए इनवर्ट सप्लाई दो तरीके की हो सकती है, बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस। अगर आपने बिजनेस के लिए खरीदी तो वो क्या है, बिजनेस पर्पस, और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी तो वो क्या है, नॉन बिजनेस पर्पस। यानी आप मान लीजिए एसी खरीद के लेके आए, अगर लॉयर अपने ऑफिस के लिए एसी लाया तो बिजनेस पर्पस आईटीसी मिल जाएगी। अगर लॉयर एसी अपने घर में लगा लिया तो वो एसी क्या है, नॉन बिजनेस पर्पस, आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टेशनरी खरीद के लेके आया, एक पेपर की रिम खरीद के लिए, पेपर रिम समझते ना, पेपर प्रिंटिंग पेपर की रिम खरीद के लाया, ऑफिस के लिए खरीद के लाया, दैट इज बिजनेस पर्पस। अपने घर के लिए लेके आया, नॉन बिजनेस पर्पस। आप 1 दर्जन पेन लेके आए, 6 पेन आपने ऑफिस में रखे, 6 पेन घर ले गए, 6 पेन जो ऑफिस में रखे दैट इज बिजनेस पर्पस, जो घर ले गए दैट इज नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो बिजनेस पर्पस के लिए जो इनवर्ट सप्लाई की उस पे आईटीसी मिलेगी, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो इनवर्ट सप्लाई की उस पे आईटीसी नहीं मिलेगी। नाउ व्हाट इज द रूल, रूल ये कहता है 17(1) 17(2), सबसे पहले दो सेक्शन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2। 17 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई इनवर्ट सप्लाई की है तो आप आईटीसी ले लो।
है ना। 17(1) ने क्या बोला, अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए कुछ खरीदा है तो आईटीसी ले लो, और अगर नॉन बिजनेस पर्पस में घर के लिए खरीदा है तो आईटीसी छोड़ दो। यानी आपको ईमानदार रहना है, बिजनेस के लिए जो खरीदी उस पर आईटीसी लेना है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो खरीदी उस पर आईटीसी नहीं लेना। 17(2) क्या बोलता है, अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए कुछ खरीदा है तो आईटीसी ले लो, और अगर आपने एग्जम्प्ट सप्लाई करने के लिए कुछ खरीदा है तो आईटीसी मत लो। आप दवाई की दुकान चलाते हो तो इनवर्ट सप्लाई पे आईटी तो प्रिंटर पे आईटीसी ले लो। आप क्लिनिक चलाते हो, डॉक्टर की सर्विसेज देते हो तो प्रिंटर के ऊपर आईटीसी मत लो। दिस इज द 17(1). 17(2) बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है तो आईटीसी लेनी है, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए कुछ खरीदा है तो आईटीसी लेनी है। एंड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई को भी आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान लिया, टैक्सेबल सप्लाई। जैसे टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए आईटीसी मिलती है, ऐसे ही जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। खून देंगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। बिजनेस के लिए कुछ खरीदोगे तो आईटीसी मिलेगी, नॉन बिजनेस के लिए खरीदोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको पढ़ें, लैंग्वेज को क्या बोलती है ये। सेवनटीन वन पढ़ो पहले। जैसे हमने 1 दर्जन पेन खरीदे, पार्ट 6 पेन बिजनेस के ऑफिस के लिए, 6 पेन घर के लिए, तो आईटीसी कितने पे मिलेगी, 6 पे। पार्टली अगर बिजनेस के लिए खरीदा तो पार्ट पे आईटीसी ले लो, पार्ट पे छोड़ दो। सबसे पहले 17(1) रीड कीजिए, जो मैंने ग्रीन मार्क किया है। ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, वो तो है इनवर्ट सप्लाई करने वाला। ठीक है, ठीक है, दिस इज 17(1). इस ए पॉइंट में कोई डाउट है क्या। अब पढ़ें बी। पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई। आप टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए कुछ खरीद रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगी, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आधा आप टैक्सेबल सप्लाई में काम लोगे, आधा एग्जम्प्टेड सप्लाई में काम लोगे, तो टैक्सेबल में आईटीसी मिलेगी, एग्जम्प्टेड के लिए में आईटीसी नहीं मिलेगी। यानी आपको क्या करना है, अगर आपका कॉमन रॉ मटेरियल है तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है, क्वांटिटी को बाइफरगेट करना है। जितनी क्वांटिटी टैक्सेबल सप्लाई में काम आई उतनी क्वांटिटी पे आईटीसी मिलेगी, जितनी क्वांटिटी एग्जम्प्टेड सप्लाई में काम आई उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, इन 2 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फुल नहीं मिलेगी, प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी, केवल उतनी ही क्वांटिटी पे आईटीसी ले लीजिए जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड। 17(1) देखो 17(1, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रियल ज्वेलर्स, ठीक है, आप एक ज्वेलर हो, आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, बहुत बड़ा शोरूम है आपका, और मोटी पार्टी हो आप, ठीक है, दुकान बड़ी, बिजनेस बड़ा, घर बड़ा, ओके। तो आपने क्या कर रखा है, आपने एबीसी सिक्योरिटी से क्या ले रखी है, सिक्योरिटी सर्विसेज। आपने सिक्योरिटी सर्विसेज ले रखी है 24/7। यानी ये जो एबीसी सिक्योरिटीज है, आपको ये क्या डिप्लॉय करके देगा, एक गार्ड। उस गार्ड के लिए आप 25,000 रुपए पर मंथ देते हो। ठीक है, एबीसी सिक्योरिटीज ने जो गार्ड की सर्विसेज है, ठीक है, वो किसको दे रखी है,
प्रियल ट्रेडर्स को। तो एबीसी सिक्योरिटीज कौन हो गया? सर्विस देने वाला। प्रियल ट्रेडर हो गया सर्विस लेने वाला। और कौन सी सर्विसेज है? गार्ड की सर्विसेज है, 24/7 गार्ड है। अब है क्या, इस सिक्योरिटी सर्विसेज में इन्होंने कितने गार्ड लगा रखे हैं? 2। कितने गार्ड लगा रखे हैं? 2 गार्ड है। ठीक है, 2 गार्ड है। एक गार्ड कहां रहता है? इनके घर पर। और एक गार्ड कहां रहता है? शोरूम पर। 2 गार्ड लगा रखे। 2 गार्ड के कितने पैसे देते हो आप? 25,000 रुपए पर मंथ। एक गार्ड घर पे रहता है, एक गार्ड शोरूम पे रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज खरीद रहे हैं, इसको यूज कैसे कर रहे हैं? बिजनेस पर्पस भी कर रहे हो और नॉन बिजनेस पर्पस भी कर रहे हो। ठीक है, अब जब बिल बन के आता है ना, तो 25,000 रुपए महीने का पेमेंट होता है और उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी है 18%। कितना जीएसटी लग के आएगा बिल पे? 25,000 का 18% कितना हुआ? 4,500। क्या प्रियल ज्वेलर 4,500 की आईटीसी ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है ये बिजनेस पर्पस के लिए भी है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इस 25,000 रुपए पर मंथ में से 12,500 रुपए घर वाले गार्ड का है, 12,500 रुपए शोरूम वाले गार्ड का है। तो आईटीसी को क्या करना है? प्रपोर्शनेट करना है। यहां पर बेस है अपने पास। हम आगे क्या पढ़ेंगे? कॉमन। जब बेस नहीं होता है तो हम कैसे बांटते हैं? अभी तो हमें क्या पता है, अपेरेंटली दिख रहा है कि इसको प्रोपोर्शनेट कैसे करना है। मतलब गवर्नमेंट ये कहती कायदे में फायदा है, बिल्कुल कायदे से चलो। जितनी आईटीसी, जितनी इनवर्ट सप्लाई आपके बिजनेस से रिलेटेड है उतनी आईटीसी लो, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। और ये ना, अगर क्लास का टाइम ये रहे